हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, अगर आप लोग सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, फिर अगर आप यूपीएससी आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस या जितने भी स्टेट पीसीएस की आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप लोगों ने पहले भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे, तो आप लोगों को ये पूरी तरीके से क्लियर होगा कि करंट अफेयर्स का वेटेज अब लगातार एग्ज़ाम्स में बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग करंट अफेयर्स तो पढ़ते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि कौन से पॉइंट यहाँ से प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और कौन से मेंस के लिए पूछे जा सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में बहुत सारी करंट अफेयर्स की मैगजीन है, लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो सबसे बेहतर जो करंट अफेयर्स होती है, विजन आईएएस, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों ही आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिस भी आप मीडियम के हैं। तो विजन आईएएस 2023 की जो करंट अफेयर्स सीरीज अब मई से शुरू हो गई है, इसको ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल बेहद ही ईजी और बहुत ही सिंपलेस्ट भाषा में समझाया जाएगा। हर एक जटिल कॉन्सेप्ट को बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म पर। आज इस नई श्रृंखला में विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में हम लोग दोस्तों टेस्ट सीरीज को पढ़ने के लिए केवल शब्द टू शब्द रटेंगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसी बात रहेगी तो आप लोग खुद मार्केट से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, ईजिली आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन बात आती है कि उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके जो जटिल टॉपिक होते हैं, उनका जो कनेक्शन होता है कि हम मेंस में कैसे लिखेंगे, प्रीलिम्स में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये सभी चीज़ों को हमें ढंग से समझना है। और मैं बेहद ही अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए आपको समझाऊंगा कि इसकी क्या उपयोगिता है और कैसे इसको आप लोग ईजी वे में पढ़ के इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम सेशन। यह है हमारा जुलाई का महीना और हमेशा 1 से 2 महीने पीछे करंट अफेयर्स चलती है विजन आईएएस की। और अगर आप लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो नो डाउट आपको पिछले 1 साल का जरूर से जरूर करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करना होगा। यूपीएससी 2024 या यूपी पीसीएस 2024 अगर आपका टारगेट है तो आपको अभी मई के सेशन से ही करंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए। इससे पहले कि अप्रैल मार्च की करंट अफेयर्स का कोई ज़्यादा वेटेज नहीं है, इसलिए हमने उस क्लास को शुरू नहीं किया। लेकिन मई से अब लगातार अगले जून तक या मई तक या अप्रैल तक लगातार करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, जिसके बाद पीटी 365 आएगी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। वो सभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपका रिवीजन बेहतर हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ में मई 2023 में। और सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा पॉलिटी का, यानी कि सबसे पहला जो सेक्शन होता है राज व्यवस्था एवं शासन को, इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल से समझेंगे कि क्या टॉपिक्स हैं, कैसे हैं। तो चलिए पहला टॉपिक है हमारा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पे आप लोग तमाम पोस्ट शेयर करते हैं, तो इस चैनल को भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये चैनल पहुँचे और हमें एक मोटिवेशन मिले जो हम आपके लिए लगातार काम करते रहें। तो आगे बढ़ते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स, पीडीएफ, नोट्स सभी कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और आर 2023 यूपी पीसीएस 2024 के लिए ऑलरेडी क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। जो टॉपर्स की कॉपी हैं उससे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आगे बढ़ने। अब देखते हैं पहला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा टॉपिक है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश। अब यहाँ पर ही आपको समझना पड़ेगा, 2 कीवर्ड्स हैं, संशोधन और अध्यादेश। देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि जो कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ सकते थे आप, लेकिन उसको जटिल होने की वजह से नहीं समझ पाए, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोग छोड़ देते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा कि प्रीलिम्स में कौन सा इंपॉर्टेंट है, मेंस में कौन सा इंपॉर्टेंट है, दूसरे सब्जेक्टों से उसकी कनेक्टिविटी क्या है, दूसरी चीज़ों से उसको हम लिंक कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो पहला फोकस आपका होना चाहिए कि सर ये संशोधन आया हुआ है और अध्यादेश। संशोधन का मतलब ही हो गया कि पहले से कोई कानून होगा। जी बिल्कुल, कानून है 1991 का जो अधिनियम है उसी में यह संशोधन किया गया है और अध्यादेश के तौर पे किया गया है। अर्थात अध्यादेश कौन लाता है, केंद्र सरकार लाएगी या तो राज्य सरकार। केंद्र के स्तर पर लाया गया है तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, जो आर्टिकल 123 का प्रयोग करता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये संसद के द्वारा सामान्यतः जो विधेयक पास किए जाते हैं या जो विधि बनाई जाती है उस प्रक्रिया से नहीं गुजरा है, बल्कि राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया है। क्या है, समझते हैं इसको। तो ये तो था टॉपिक आपका, जो इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया, इसलिए यहाँ पे संशोधन वर्ड लगाया गया। लेकिन ये अध्यादेश लाया गया है, इसीलिए अध्यादेश वर्ड भी लगा दिया गया आर्टिकल 123 का प्रयोग करके।
इससे संबंधित एक तथ्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2023 में ही एक डिसीजन दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार के अधिकार को बरकरार रखा और इस अध्यादेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के प्रभाव को खत्म किया जा रहा है। मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रशासनिक सेवाओं में जैसे किसी का स्थानांतरण करना है, किसी की नियुक्ति करनी है, किसी की पदोन्नति करनी है, या किसी भी अन्य प्रकार के सार्वजनिक मामले या प्रशासनिक मामले जिनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि दिल्ली सरकार या दिल्ली की विधानसभा देखेगी, लेकिन अब अध्यादेश के माध्यम से केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार नहीं देखेगी बल्कि उसे केंद्र सरकार देखेगी, अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेंगे, एलजी देखेंगे, जो है कि इसके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट एलजी करेंगे। और कोर्ट ने क्या कहा कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, इन तीनों विषयों को छोड़ के जितने भी प्रशासनिक विषय होंगे, राज्य सूची के विषय होंगे, उस पर दिल्ली विधानसभा ही अंतिम रूप से विधि बना सकती है। लेकिन इस अध्यादेश से क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने का प्रयास किया गया। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके माइंड में क्लियर हो गया कि चर्चा में ये क्यों है, ये क्यों जो है कि डिबेटेबल हो गया, क्यों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है कि एक अध्यादेश लाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, हम इसको समझते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक फैसला दिया था कि आर्टिकल 239 AA जो स्पेशली जुड़ा हुआ है, किससे, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7वीं अनुसूची की सूची सेकंड का मतलब होता है राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो सूची सेकंड में जो आपकी राज्य सूची आती है, यानी स्टेट लिस्ट, उसके तहत आने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं जिन पर विधायी और कार्यकारी निर्णय लेने की शक्ति दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास है, अर्थात अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्रिमंडल के पास है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली के विधायी दायरे के भीतर आने वाले सभी मामलों के लिए मंत्री परिषद की सहायता और सलाह जरूर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को वरीयता दी थी और दिल्ली सरकार को नियम बनाने, कानून बनाने की शक्ति दी थी। लेकिन इस अध्यादेश के द्वारा इसको पलटने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखते हैं अध्यादेश में ऐसी क्या बातें रखी गई हैं जिसकी वजह से ये फिर से चर्चा में आ गया। और दिल्ली राजधानी भी दिल्ली हमारे देश का सेंटर पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी उठापटक होती है, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, यहाँ पर इसकी नज़र जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर भी यूपीएससी आयोग या स्टेट पीसीएस के आयोग भी बहुत सारे जो है कि जो एग्जामिनर हैं वो लोग देखते रहते हैं कि दिल्ली में क्या हलचल चल रही है। तो ऐसे में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अभी मैं अगले करंट अफेयर्स के टॉपिक में आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी 2022 ने किस तरीके से एक सीधा मई के करंट अफेयर से प्रश्न पूछ लिया है, उसको भी डिस्कस करूंगा। अध्यादेश पे देखते हैं कि क्या अध्यादेश में बिंदु रखे गए हैं। जैसे कहा गया है कि सेवाओं पर कानून बनाने की अब जो शक्ति होगी वो किसकी होगी, दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के विषय पर कानून बनाने की अब शक्ति नहीं होगी। ध्यान देने वाली बात है कि ये सेवाओं से संबंधित है, प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित, जिसमें आपका किसी की नियुक्ति, प्रमोशन करना, स्थानांतरण करना, पूरी की पूरी राज्य सूची पे केंद्र सरकार नियम नहीं बना रही है, बल्कि राज्य सूची में जो केवल सेवा वाला विषय है ना, उस पर केवल नियम बनाने की बात कही जा रही है, जो अब कौन करेगा, दिल्ली सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार के माध्यम से अध्यादेश में कहा गया है कि इसको राज्यपाल की सहमति से पारित किया जाएगा। दूसरी बात, जैसे इसमें देखते हैं दिल्ली सरकार के कर्मचारी की नियुक्ति, स्थानांतरण या सतर्कता से संबंधित मामले इसमें शामिल होते हैं सेवाओं में। और अब आगे कहा जा रहा है, साथ ही साथ इसमें कहा गया कि एक अथॉरिटी गठित की जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, NCCSA। यह एक वैधानिक प्राधिकरण होगा जिसके गठन का उपबंध होगा और इसके द्वारा ही स्थानांतरण, पोस्टिंग, सतर्कता या अन्य प्रासंगिक मामले के संदर्भ में उपराज्यपाल को सिफारिश की जाएगी। यानी ये जो अथॉरिटी होगी ये इन सभी प्रकरणों से संबंधित LG को सिफारिश करेगा। अब अगली बात आप समझने वाली बात समझिएगा, कान चाहे इधर से पकड़िए चाहे उधर से, आखिरकार पकड़ना कान को ही है। तो केंद्र सरकार बस एक नए अथॉरिटी दे रही है कि दिल्ली की सरकार अब इसके द्वारा कार्य करेगी, असल में वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रही है, ये समझने वाली बात है। अब आप देखिए यहाँ पे NCSA में जो होंगे सदस्य वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें तो मुख्यमंत्री शामिल है ही, प्रधान सचिव भी शामिल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का दबदबा रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों आगे देखिए, लिखा हुआ है कि इसमें जो आपके सचिव होंगे ना, प्रधान सचिव और मुख्य सचिव, इन दोनों की नियुक्ति तो केंद्र सरकार करेगी, अर्थात दिल्ली की सरकार तो कर ही नहीं है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अकेला पड़ गया और बाकी दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार ने की है। इसको आगे और समझने की बात अगर हम करेंगे, अच्छा इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो दिल्ली का मुख्यमंत्री ही इसका अध्यक्ष होगा। और यही जो 2 से 3 पॉइंट हैं ये प्रीलिम्स में यूपीएससी जरूर रख देगा।
तो ऐसे ये प्रीलिम्स के टॉपिक हैं जिसको आपको याद रख लेना है कि एक नई अथॉरिटी बन गई, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसका अध्यक्ष दिल्ली का मुख्यमंत्री है और साथ ही साथ इसमें सदस्य एक प्रधान सचिव और मुख्य सचिव भी शामिल है, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है। अब ये क्या करेंगे, ये मुख्य रूप से जो निर्णय देंगे यानी कि सिफारिश देंगे, ये जो प्राधिकरण की सिफारिशें होंगी इसको स्वीकार करने या उस पर पुनर्विचार करने की शक्ति राज्यपाल को होगी, क्योंकि ये मुख्य रूप से स्थानांतरण या किसी भी पोस्टिंग वगैरह से संबंधित जो भी सिफारिश होगी वो एलजी को करेंगे और एलजी क्या करेगा, उसे स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार। और आपको पता है एलजी यानी उपराज्यपाल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का एक एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर किसी वजह से एनसीसी, एसए और एलजी के बीच कोई मतभेद हो जाता है तो इसमें अंतिम निर्णय लेने की शक्ति एलजी को दी गई है। तो कहने का मतलब हो गया, जब अंतिम निर्णय एलजी ही ले रहा है तो आपको अथॉरिटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इससे पहले जो डिबेट था, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल के बीच शक्तियों को लेकर जो है कि कन्फ्यूज़न था, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ जगह उपराज्यपाल की भूमिका ज़्यादा है और कुछ जगह दिल्ली सरकार की भूमिका ज़्यादा रहेगी, उसने क्लियर कट कर दिया। लेकिन सरकार ने इस निर्णय को पलटते हुए फिर से विवाद की स्थिति पैदा कर दी है कि एक अथॉरिटी रहेगी जिसका अध्यक्ष दिल्ली का मुख्यमंत्री रहेगा और राज्यपाल को सिफारिश करेगा। अगर इन दोनों में डिस्प्यूट होता तो फिर राज्यपाल को ही वरीयता दी गई। तो सीधी सी बात है कि दिल्ली सरकार को हटा के एक अथॉरिटी बना दे रहे हैं ये लोग और उस अथॉरिटी को भी राज्यपाल से नीचे रख रहे हैं। अब यहाँ पर जो प्रीलिम से रिलेटेड जो फैक्ट है उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन इससे संबंधित जो तथ्य हैं प्रीलिम्स के लिए, जैसे आर्टिकल 239 AA ये स्पेशली जुड़ा हुआ है दिल्ली से और 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इसको जोड़ा गया और इसी के द्वारा एनसीआर का रीजन दिया गया, यानी एनसीआर का दर्जा मिला दिल्ली को और साथ ही साथ इसी के द्वारा एक विधानसभा का भी प्रावधान किया गया। तो आप कह सकते हैं कि 1991 से पहले दिल्ली में विधानसभा का अस्तित्व तो नहीं था, बल्कि 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली में विधानसभा का अस्तित्व किया गया। 70 सदस्यीय विधानसभा है जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, बाकी सदस्य होते हैं और साथ ही साथ इसमें पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर सभी राज्य सूची या संवर्ती सूची के विषयों पर क्या करेगी, विधानसभा को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक प्रश्न और यहाँ पे याद रख लीजिए, वैसे आप मेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रीलिम्स में कभी नहीं पूछेगा। ये जो संशोधन हुआ 69वां संविधान संशोधन, ये किसकी सिफारिश पर हुआ, तो ये एस बालकृष्णन समिति की सिफारिश पर यह संशोधन किया गया है। तो ये प्रीलिम्स के प्रश्न थे यहाँ पर। और आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि प्रीलिम्स को ध्यान में रख के होगा। अध्यादेश कब जारी होता है दोस्तों, जिस समय दोनों सदनों में से किसी एक सत्र का सदन न चल रहा हो और अगर कहीं पर केवल विधानसभा है, जैसे आपको पता है 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है, बाकी सभी जितने भी राज्य हैं 22-23 राज्य, उनमें क्या है केवल विधानसभा है। अगर उनका सत्र नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति 123 का प्रयोग करके कहता है कि अगर संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन का सत्र नहीं चल रहा है या दोनों का सत्र नहीं चल रहा है तो ऐसे में वो जरूरत पड़ने पर अध्यादेश जारी करेगा। और राज्य सरकार के अंतर्गत कहा गया है कि अगर विधानसभा या विधान परिषद में से किसी का भी सत्र नहीं चल रहा है तो वहाँ पे आर्टिकल 213 का प्रयोग करके राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ये तो हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन। अब यूपीएससी क्या करेगा कि यहाँ से जो करंट अफेयर्स के सेगमेंट है, यहाँ से या तो आपसे यूनियन टेरिटरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट उठा के प्रश्न पूछ लेगा और एक पॉइंट उसमें डाल देगा करंट अफेयर्स का, या फिर अध्यादेश से संबंधित ये टॉपिक है तो अध्यादेश से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रश्न बनाएगा राज्यपाल राष्ट्रपति को ध्यान में रख के, और एक आध जो है कि करंट अफेयर्स के पॉइंट को उसमें शामिल कर देगा। यूपीएससी इस नेचर से प्रश्न बनाती है। हिस्ट्री में क्या करेगी, पूछ लेगा कि अध्यादेश जारी करने का प्रावधान सबसे पहले किस अधिनियम में था। 4-5 ऑप्शन देता है, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो तीनों में ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। लेकिन सबसे पहले जो बात हुई थी वो आपकी हुई थी सबसे पहले भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें ही सबसे पहले बात की गई थी कि किस तरीके से आप जो है कि अध्यादेश जारी कर सकते हो। फिर बाकी इन तीनों में ही देखने को मिलता है। अब आगे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आर्टिकल 123 का प्रयोग करके राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और आर्टिकल 213 का प्रयोग करके राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और ये जो अध्यादेश होंगे इनकी जो प्रकृति होगी, इनका जो
चरित्र होगा वो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से संसद यानी विधायिका द्वारा पारित कानूनों का होता है, उन्हीं के समान है। बस फर्क क्या है कि ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं, जब तक इसको सदन से स्वीकृति न मिल जाए। और सदन से स्वीकृति मिलने का समय क्या होता है, उनके सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर। अगर 6 सप्ताह के भीतर इसको स्वीकृति मिल गई तो ये कानून बन जाएगा, एक अधिनियम बन जाएगा। अगर 6 सप्ताह तक इस पर कोई भी गतिविधि नहीं हुई तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे तो एक बेसिक फैक्ट मिला कि अध्यादेश जो है कि 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा अगर इस पर कोई गतिविधि या कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन एक प्रश्न और बन सकता है प्रीलिम्स में कि क्या ऐसे मामले हो सकते हैं कि क्या अध्यादेश को सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह से पहले ही लिया जा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिया जा सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल इसे वापस ले सकता है। दोनों सदन या तो इसे अस्वीकार कर दें या फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल इसे ले सकते हैं वापस एक संकल्प के माध्यम से। तो आप देखेंगे कि अध्यादेश पहले भी समाप्त किया जा सकता है। एक और प्रश्न बनता है प्रीलिम्स में कि अध्यादेश केवल वर्ड ध्यान देना, केवल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है कि इससे ये पता चलता है कि और विषयों पर यह नियम अप्लाई नहीं होता है। केवल उन विषयों पर अध्यादेश जारी हो सकता है जिन पर संघ सूची मतलब संसद को कानून बनाने की शक्ति है या जिस पर राज्य को कानून बनाने की शक्ति है। एग्जाम्पल के तौर पे संसद को संघ सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ और समवर्ती सूची पर अधिकार है तो संसद इनके लिए अध्यादेश जारी कर सकती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें राज्य सरकार की या राज्य विधानमंडल की तो उसको राज्य सूची पर अधिकार है, समवर्ती सूची पर अधिकार है। इन दोनों पर वो अध्यादेश बना सकती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आगे कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं कि कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित न्यायिक घोषणाएं। अब यहाँ पर क्या है, आपको पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस आपको ये केस याद रहने चाहिए कि अध्यादेश संबंधित कौन कौन सी घोषणाएं हैं जिसको न्यायपालिका ने या तो रद्द कर दिया या उससे संबंधित ये प्रभावित हुई हैं। ओनली फॉर मेंस में बस आप ये हेडिंग डाल दोगे, जैसे आरसी कूपर बनाम भारत संघवाद 1970 का मामला, फिर डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्यवाद 1987 का मामला और कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्यवाद 1994 का। अगर आपने बस ये तीनों केस के नाम भी अगर लिख दिए तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि आपको ये तीनों केस के नाम पता हैं जो अध्यादेश के प्रश्न में लिखे गए हैं, अर्थात अध्यादेश से संबंधित हैं। इनको डिटेल पढ़ना है तो आप PDF ले सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर रखी हुई है इसकी PDF, वहाँ मिल जाएगी और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल उतना ही हमें पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से एक टॉपिक क्यों चर्चा में आया, उसके पीछे क्या रीजंस थे, उसके क्या सॉल्यूशन थे, उसके बारे में पूरा ब्रीफ एनालिसिस करना है। अब आगे हम समझते हैं यहाँ पर इसको अध्यादेश जारी करने से संबंधित क्या क्या समस्याएं आती हैं। अब देखिए समस्याएं ये भी मेंस में आप लिख सकते हो, जैसे इसका बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, जैसे आपातकालीन स्थिति में या जब विधायिका का सत्र नहीं चल रहा होता है तब कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किया गया संविधान में, परंतु इस प्रावधान का आवश्यकता से अधिक उपयोग हो रहा है, अर्थात इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार वोट से, चर्चा से बचने के लिए क्या करती है, अध्यादेश का सहारा लेती है कि ताकि विपक्ष इस पे जो है कि कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा कर सके, ये वाली समस्या है। वहीं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन, क्यों? क्योंकि कार्यपालिका की शक्ति और विधायिका की शक्ति का आपस में क्या होता है, टकराव होता है। कानून बनाने का काम किसका है दोस्तों, विधायिका का, और उस कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, कार्यपालिका का। लेकिन यहाँ अध्यादेश के माध्यम से कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति तो कानून बना रहा है, तो ये कहीं ना कहीं विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप हो रहा है, उसके कानून बनाने की शक्ति में हस्तक्षेप हो रहा है। फिर साथ ही साथ स्पष्टता का अभाव होता है, क्लैरिटी नहीं होती कि किस समय आपने निकाला है, क्या ये अध्यादेश लाने का सही समय था या नहीं। और वहीं जवाबदेही, अध्यादेश द्वारा बनाए गए कानूनों की विधायी जांच अर्थात संसद या विधानमंडल द्वारा समीक्षा नहीं हो पाती है और साथ ही साथ इससे संसद और विधानमंडल का मूल कार्य बाधित होता है, जवाबदेही तय नहीं हो पाती है और केंद्र राज्य संबंध भी तनावपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अध्यादेश जारी करने की शक्ति कई बार केंद्र या राज्यों के बीच विवाद का कारण बनती हैं। अब यहाँ पर अध्यादेश जो लाया गया है, मानते हैं कि यूनियन टेरिटरीज पे पूरा अधिकार केंद्र सरकार का है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरीज है, इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। और ऐसे में क्या होगा, केंद्र और यूनियन टेरिटरीज के बीच क्या होगा, टकराव की स्थिति बनेगी। कई बार आप स्टेटमेंट देखते होंगे, अरविंद केजरीवाल स्टेटमेंट देते हैं कि केंद्र सरकार केजरीवाल के किए गए कार्यों से डर रही है, दिल्ली में MCD में चुनाव हारने का इसे भय बना हुआ है, या दिल्ली में लोकप्रियता अपनी खो रही है। तो ऐसे ये बयानबाजी होती है जिससे दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों के बीच एक टकराव की स्थिति होती है। तो अध्यादेश का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। ये सारी समस्याएं जो आप मेंस में लिख सकते हो, इसको डील कर सकते हो।
और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप निष्कर्ष देखेंगे। देखिए, हम लोगों को बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही समझना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से टॉपिक को पूरा डील किया जा सके। दूसरा, इसमें आप देखेंगे कि अनुच्छेद 123 और 213 के तहत उल्लिखित शब्दों आपातकालीन स्थिति और आवश्यकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। कहने का मतलब हो गया कि संविधान में स्पष्ट रूप से ये दो शब्द लिखे हुए हैं कि आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश का प्रयोग या 213 के तहत अध्यादेश का प्रयोग तब किया जा सकता है जब आपातकालीन स्थिति हो और आवश्यकता हो। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी सिचुएशन कब होगी, ये कौन क्लियर करेगा कि इस समय को हम इमरजेंसी सिचुएशन कहेंगे और इस समय हम नॉर्मल टाइम में चल रहे हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसको कॉमन सेंस से आदमी कह सकता है कि इमरजेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना टाइम में देखिए, कोरोना टाइम में पेशेंट को भर्ती कराना एक इमरजेंसी सिचुएशन थी क्योंकि बहुत कम समय बच पाता था व्यक्तियों के पास, लोगों के पास, कि वो अपने जान को बचा सकें। इमरजेंसी सिचुएशन थी। इमरजेंसी रूप में सिलेंडर चाहिए थे, ऑक्सीजन के, बहुत सारी दवाइयाँ चाहिए थी, कंटेनर्स चाहिए थे। लेकिन क्या कोरोना ख़त्म होने के बाद या कोरोना से पहले की स्थिति में कुछ पेशेंट ऐसे थे जो नॉर्मल थे, क्या उन्हें हम इमरजेंसी सिचुएशन कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो ये चीज़ कौन क्लियर करेगा? ये चीज़ संविधान में क्लियर नहीं है। इसी का दुरुपयोग किया जाता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा आवश्यकता और आपातकालीन स्थिति का बहाना देकर अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करते समय संयम बरतने की आवश्यकता है और उसे संविधान निर्माताओं द्वारा निर्धारित सीमा में ही इसे जारी करना चाहिए। संयम बरतने का मतलब है कि अगर किसी चीज़ पे डिस्प्यूट है तो सदन को बैठाओ ना, सदन का सत्र चालू कराओ, और सदन का जब सत्र चालू होगा तब आप अपने कानून बनवाइए जोएगी। आप इंतजार ही नहीं करते हैं कि सदन का सत्र नहीं चालू हो रहा है तो हम अपना कानून बना दें। और आपको यह भी क्लियर है कि संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि दो सदन के बीच, मतलब दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक गैप नहीं हो सकता। अगर आज सदन का सत्र समाप्त हो गया है तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर हर हाल में क्या होगा, सत्र जरूर बैठेगा। अगर आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है तो आप 6 महीने इंतजार कर लीजिए, सदन का सत्र बैठेगा, फिर वहाँ पे कानून बनाइए इसका। आप क्यों ज़बरदस्ती अध्यादेश ला रहे हैं? तो ये अध्यादेश के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी हमें कार्य करना चाहिए और मेंस में आप इसके निष्कर्ष को इस तरीके से लिख सकते हैं। पूरा का पूरा निष्कर्ष बहुत अच्छा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो हमारा मॉडल जेल अधिनियम 2023 है और ये मई में पारित हुआ था और इसीलिए 28 मई को यूपीएससी ने अपने एग्जाम्स में एक जेल से संबंधित एक प्रश्न भी पूछ लिया था। आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए कितना लेटेस्ट प्रश्न भी उठा के यूपीएससी ने रखने का कोशिश किया है। तो क्या समझ में आता है कि आपको करंट अफेयर से अपडेट रहना हर महीने ज़रूरी है और इसीलिए अब ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म के द्वारा एक नई सीरीज शुरू की गई है जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलेंगी, केवल विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स की। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बताइएगा पहले टॉपिक में अगर कोई क्वेरीज हो, कोई डिस्कस करना हो या कोई डिस्प्यूट हो या आपकी क्वेरीज क्लियर ना हुई हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पर भी एक डिस्कशन ग्रुप का बना दिया गया है, वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मॉडल जेल अधिनियम 2023 बनाया गया। क्या इससे पहले जेल का अधिनियम नहीं था? बिल्कुल था दोस्तों, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने से हम जेलर हैं। कहावत सुनी है आपने? एक मूवी है, मूवी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बतानी होगी, लेकिन मैं कैरेक्टर दे सकता हूँ जिसमें जय वीरू की दोस्ती होती है। अब तो आप समझ गए होंगे, या चलिए उसको भी छोड़िए। एक हिटलर जैसा एक कैरेक्टर है जिसमें वो कहता है देखने में कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। मूंछें छोटी सी हैं उसकी, जो है कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप उस कैरेक्टर का नाम और उस मूवी का नाम। तो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही हम जो है कि जेल के कानून को फॉलो कर रहे हैं। अंग्रेज़ों का कानून क्या था? भारतीयों को दबाना, भारतीय राजनीतिक बंदी बनाए रखना और सुधार आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन को दबा कुचला के जो है कि समाप्त करना था। लेकिन क्या आज हमारे देश में ऐसा कुछ है? ऐसा तो नहीं है। तो फिर कानून बदलने की आवश्यकता है। इसीलिए एक मॉडल जेल अधिनियम लाया गया जिसको मॉडल प्रिजन्स एक्ट कहते हैं। तो समझते हैं, केंद्र सरकार ने एक विस्तृत मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया और आज़ादी के पहले से लागू जेल अधिनियम 1894 का स्थान लेगा। यानी आज तक 70 साल तक हम इसी कानून का फॉलो कर रहे थे, 1894 का। क्या था 1894 का कानून? पहले हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर इसे क्यों रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें कुछ कमी रही होगी तभी तो रिप्लेस किया जा रहा है। पहला कि 1894 का जेल अधिनियम भारत में जेलों के प्रबंधन और उनके प्रशासन से संबंधित पहला कानून था। कि जब पहली बार जेल के प्रबंधन देखने थे, उनका प्रशासन कैसा होना चाहिए,
1836 में लॉर्ड मैकाले द्वारा जेल अनुशासन समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर ही यह कानून पारित किया गया। आगे देखते हैं, जो जेल होता है यानी कि कारागार, वह स्थान है जहां कैदियों को स्थायी या अस्थायी रूप से कैद में रखने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें कैदियों के लिए रोजगार, उनके स्वास्थ्य, उनसे मिलने हेतु आने वाले लोगों से जुड़े प्रावधान, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे होता है ना, आप मूवी में देखोगे कि जेल में जो कैदी बंद होता है उससे मिलने का एक टाइम होता है, एक अलग स्थान होता है, टेलीफोन पर बात करने की सुविधा होती है। फिर कहा जाता है कि आपका टाइम खत्म हो गया, आपको 5 मिनट का समय था मिलने का, इससे ज़्यादा आप नहीं मिल सकते। और उसी 5 मिनट में दोस्तों टिफ़िन के बॉक्स में बारूद मिल जाता था, पर्ची मिल जाती थी, मोबाइल मिल जाते थे। गैंगस्टर लोग जो है कि ऐसे काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है कि इसके प्रावधान थे। तो गृह मंत्रालय ने जब ये देखा कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, जो वर्तमान समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा खामियां हैं, तो इसमें सुधारात्मक करना जरूरी था। इसीलिए गृह मंत्रालय, फोकस करिएगा, गृह मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को इस कानून की समीक्षा करने और इस संबंध में एक नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए, जिसे एक मॉडल जेल अधिनियम कहा गया। अब वर्तमान में अगर हम देखें कि इसकी सुधार की आवश्यकता क्यों है, उससे पहले हम समझते हैं बंद कैदी के बारे में थोड़ा सा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है, ध्यान देना, एक होता 1950 का और एक होता 1951 का। तो आपको 1951 वाला समझना है कि जेल में कैद किसी भी व्यक्ति को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है। अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो मतदान का अधिकार जो उसका है, राइट टू वोट, उसका प्रयोग वो नहीं कर सकता है। इसके तहत जेल में बंदी, जो बंद कैदी के साथ साथ विचाराधीन कैदी भी आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कुछ कैदी तो ऐसे होते हैं जिनकी सज़ा जो है कि क्लियर हो चुकी होती है, अपराध क्लियर हो जाता है और उनके लिए 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जीवन पर्यंत की सज़ा सुना दी जाती है। तो ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार समाप्त हो जाता है। और किसी भी व्यक्ति का वोट देने का अधिकार समाप्त करना लोकतांत्रिक देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोकतंत्र का मतलब ये दोस्तों कि अपने पसंद की सरकार को चुनना, अपने पसंद की सरकार के नेताओं को चुनना। यानी हमें मतदान का अधिकार होगा तभी तो हम चुनेंगे, वरना लोकतंत्र की वैल्यूज़ खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर कैदी व्यक्ति के लोकतंत्र का हनन तो नहीं कहेंगे, समाप्त हो जाना कहेंगे, क्योंकि उसने ऐसे अपराध किए जिसकी वजह से उसे सज़ा मिली और ऐसे व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर उसने क्राइम किया तो गलत सरकार ही चुनेगा फिर, इसलिए मतदान रोक दिया जाता है। और इसमें विचाराधीन कैदी का मतलब होता है जिनकी अभी सज़ा क्लियर नहीं हुई है, अभी अपराध भी क्लियर नहीं है, लेकिन वो जेल में है। ऐसे बहुत सारे हमारे भारत में कैदी हैं, अभी हम इसमें पढ़ेंगे कितनी संख्या उनकी, लगभग उनके ऊपर कोर्ट में लगातार डिस्कस हो रहा है, जो लगातार उनकी डेट्स होती हैं, उनकी सुनवाई हो रही है, लेकिन ना अभी अपराध क्लियर हुआ है, नहीं उन्हें कोई सज़ा मिली है, लेकिन फिर भी उन्हें एक कैदी के रूप में ट्रीट किया जाता है। ऐसे विचाराधीन कैदियों को भी मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे हम देखते हैं, इसी में जरा हम बात करते हैं संविधान क्या कहता है इसके बारे में। ये भी हमें पता होना चाहिए कि संविधान क्या कहता है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार जेल और उसमें कैद व्यक्तियों से जुड़े मामले राज्य सूची के विषय हैं। यानी अगर जेल या उससे जुड़े कोई भी मामले हैं तो ये सारे मामले राज्य सूची के होते हैं। और जेल प्रबंधन और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से राज्य सरकार की होती है। तो अब आपसे मान लीजिए एक प्रश्न पूछ ले कि जेल या उसमें बंद किसी कैदी की व्यवस्था करना ये केंद्र सरकार का विषय है या राज्य सरकार का, तो आपने 2 प्रकार की जेल देखी होगी। एक आपने अक्सर देखा होगा, हर जिले में केंद्रीय कारागार होता है। केंद्रीय कारागार तो संचालित होता है केंद्र के द्वारा, लेकिन बाकी जो एक कारागार होते हैं, जो छोटे छोटे कारागार होते हैं राज्य स्तर के या जिले स्तर के, तो उनको जो है कि संचालित कौन करता है, राज्य सरकार करती है। तो मुख्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा ही कहा जाता है कि जेल की व्यवस्था वही करेगी। तो जेल किसका विषय हो गया, राज्य सूची का। अब यहाँ पर मान लीजिए आपसे अगर मेंस में एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान सरकार के द्वारा मॉडल जेल अधिनियम 2023 लाया गया है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके मुख्य बिंदु क्या थे, ऐसे प्रश्न बनते हैं यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, यूपीएससी में भी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि मॉडल जेल अधिनियम है क्या, पहले तो ये पता रहे, और साथ ही साथ ये भी पता रहे कि सही बात है भाई, अगर हम किसी चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रही होगी, तभी तो रिप्लेस कर रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या कमियाँ थी, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ गई कि भाई आपको क्या करना पड़ गया कि आपको नया कानून बनाना पड़ गया। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हम यहाँ पर एक हेडिंग के तौर पे देखें कि आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी। तो क्यों का मतलब हो गया कि ये इसका मेंस को पार्ट को ध्यान देगा, जो स्पेशली आपके स्टेट पीसीएस हो गए या फिर आपका यूपीएससी हो गया, तो इन पे फोकस करना है। जैसे पहला है औपनिवेशिक चरित्र, अर्थात औपनिवेशिक चरित्र का मतलब हो गया जो इससे पहले 1894 का जो जेल अधिनियम चल रहा था उसका जो चरित्र था दोस्तों, वो कैसा था उसका चरित्र,
उसका चरित्र आप देखेंगे कि औपनिवेशिक था, यानी अपने साम्राज्य विस्तार को ध्यान में रख के था। जैसे भारत की जेलों के कामकाज इसी कानून के तहत चलते थे, और जबकि इस कानून को अंग्रेजों ने राजनीतिक कैदियों का दमन करने के लिए लागू किया था, वर्तमान में भी इस कानून का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा सकता है। राजनीतिक कैदी का मतलब होता है जो राजनीतिक मांगों को रखते हैं, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति रखते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक परिवर्तन करते हैं। ऐसे कैदियों को, जैसे गांधी हो गए, नेहरू हो गए, पटेल जी हो गए, जिन्होंने भी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया या आज़ादी की लड़ाई में या 1857 की क्रांति में जहाँ जहाँ इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ऐसे लोगों को राजनीतिक बंदी के रूप में बंद किया जाता था इस कानून के द्वारा। तो हो सकता है आज भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जितने भी पॉलिटिकल पावर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनको भी इस कानून के तहत बंद किया जा सकता है। तो इसीलिए ऐसे कानून को बदलना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक जो उठापटक है, राजनीतिक दल हो गए, राजनीतिक कार्यकर्ता हो गए, ये लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, नए नए विचार पैदा करते हैं, नए नए विवाद के बिंदु लाते हैं, ताकि इस पर चर्चा की जा सके, इस पर समाधान निकाला जा सके। तो राजनीतिक कैदी को तो समाप्त कर देना चाहिए, इसलिए भी इसको सुधारा गया है। और साथ ही साथ जैसे इस पुराने कानून में अभी भी पुरुष कैदियों को कोड़े मारने का प्रावधान है, हालांकि 30 से अधिक कोड़े मारने की अनुमति नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कोड़े मारने की बात हो रही है, तो आर्टिकल 21 और ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होता है। किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, उस अपराध की कोई एक सज़ा होती है, आप उस सज़ा को विधि के अधीन दीजिए, विधि द्वारा पारित सज़ा का प्रावधान होता है, उस सज़ा को दीजिए। कोड़े मारने की सज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी विधि में लिखा है तो आप वो भी करिए। साथ ही साथ जेलों को सुधारात्मक बनाना। सुधारात्मक बनाने का मतलब क्या है कि 1894 का कानून क्या करता था, अपराधियों को हिरासत में रखने तथा जेलों में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए था, और उनके सुधार और पुनर्वास का कोई विशेष प्रावधान नहीं था। इसीलिए आज की जेलों को सुधार लाने वाली संस्था के रूप में देखा जाता है। आज ये मत सोचिए कि जेल में अगर किसी व्यक्ति को बंद किया गया तो सरकार उससे बदला ले रही है। अरे दोस्तों, सरकार तो हम सभी के द्वारा बनती है, हम सभी की सरकार है वो, तो सरकार कभी भी बदला नहीं लेती है। जैसे हमारे घर में माता पिता हैं, जब हमें पिटाई करते हैं, हमें डांटते हैं, हमें समझाते हैं, तो कभी अपना बदला नहीं लेते वो, बल्कि वो हमारे अंदर एक परिवर्तन करते हैं, हमारे अंदर सुधार लाते हैं, हमें समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं, एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात उनकी पिटाई, उनकी डांट, उनके समझाने में भी एक प्यार छिपा होता है और एक स्वार्थ छिपा होता है। वो स्वार्थ क्या होता है कि आप एक अच्छे नागरिक बन सकें। वो आपसे कोई रिवेंज या बदला नहीं लेते हैं। इसी तरीके से जेलों को भी आज सुधारात्मक गृह के रूप में होना चाहिए, कि सुधार करने वाले घर होने चाहिए, सुधार करने वाली संस्थाएं होनी चाहिए, न कि बदला लेने वाली। तो सुधार करने वाली संस्था के रूप में, और कैदियों के रहने की बेहतर सुविधा होनी चाहिए। आप जब ह्यूमन राइट का डेटा देखेंगे, ह्यूमन राइट कमीशन का, तो आप देखेंगे दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कैदियों के रहने के लिए उत्तम व्यवस्था नहीं है, उत्तम भोजन की व्यवस्था नहीं है, और उत्तम वातावरण, पर्यावरण, रहने का स्थान, ये सब कुछ बढ़िया नहीं है। उनमें हमारा भारत भी शामिल है। लेकिन अब आप देखेंगे कि लगातार धीरे धीरे, अभी सबसे पहले पूरे भारत में पहला जो है कि 5 स्टार रेटिंग मिली है, फर्रुखाबाद में एक जेल है, दूसरी बुलंदशहर में। ये 2-3 जेलें हैं जहाँ पर 5 स्टार रेटिंग दी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैदियों को एक अच्छे स्तर का भोजन दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, इनके रहने की व्यवस्था अच्छी है, इनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 70 सालों के बाद भी पूरे भारत में 2 से 3 जेल ऐसी निकली जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी पूरे भारत की जेल में क्या है, उनके रहने की बेहतर सुविधा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए जो है कि इसको परिवर्तन करने के लिए फोकस किया गया। और साथ ही साथ कैदियों को फिर से समाज का हिस्सा बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए, यानी उनके परिवर्तन, उनके सुधार लाने के, उनके व्यवहार, उनके आचरण में जब सुधार आएगा तभी तो कहा जाएगा सुधार करने वाली संस्था है जेल। जेल कोई आपके लिए मतलब कि ये नहीं कह सकते कि कोई नरक का दरवाज़ा है, ऐसा नहीं है, नरक नहीं है वो। वहाँ पे लोगों को सुधारने के लिए काम होता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं वो, रिहैबिलिटेशन सेंटर। और साथ ही साथ जेलों में हत्याएं और हिंसाएं लगातार बढ़ रही हैं। जैसे जेलों के भीतर हत्याएं और सामूहिक हिंसाओं की घटनाएं होती रहती है। जैसे तिहाड़ जेल के अंदर एक गिरोह के सदस्य ने 33 वर्षीय कैदी की कथित तौर पर धारदार हथियार से हत्या कर दी। अभी आपने सुना होगा मुख्तार अंसारी के दाहिने हाथ एक व्यक्ति है, पिंटू नाम का था, उसकी भी हत्या कर दी गई जेल के अंदर ही। अब सोचिए, जेल के अंदर जब कैदी सुरक्षित नहीं है तो उनके अधिकारों की बात कौन करेगा। ये तो वही बात होगी ना कि दिया तले अंधेरा। लोग पुलिस से सुरक्षा मांगते हैं, और पुलिस के ही घर, अर्थात पुलिस जहाँ पे रहती है हमेशा, जेल में ही जो है कि दोस्तों कैदी सुरक्षित नहीं है, उससे बढ़िया तो वो बाहर सुरक्षित है। तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसी तरीके से आगे हम देखेंगे कि जेलों के समक्ष आने वाली समस्याएं। तो ये जो समस्याएं हैं
ये भी मेंस के लिए है। जैसे अगर आप देखेंगे कि विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या है। विचाराधीन का मतलब क्या होता है? जिनका न तो अभी अपराध क्लियर हुआ है और ना ही उनकी कोई सज़ा निर्धारित हुई है। ऐसे कैदी बहुत सारे हैं जिनको जेल में बस इसलिए बंद रखा गया है कि अभी आपकी सुनवाई चल रही है, अभी आपका अपराध जो है कि क्लियर नहीं हुआ है, अभी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और ना ही उस पर अभी कोई सज़ा सुनाई गई है। तो ऐसे में इन संख्याओं को घटाना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि 77% से अधिक कैदी ऐसे हैं जिनके मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। सोचिए 100 में से 77, मान लीजिए एक 100 आंकड़ा ले लेते तो उसमें 77 तो कैदी ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी मामला क्लियर नहीं हो पाया, केवल कोर्ट में बस डेट सुनवाई पे सुनवाई, तारीख पे तारीख चल रही है। जज साहब, न तो अपराध क्लियर हो रहा है, न उसे दोषी घोषित किया जा रहा है, न उसे निर्दोष घोषित किया जा रहा है, बस उसकी सुनवाई पे सुनवाई हो रही है। तो ऐसे में ये संख्याएं बढ़ेंगी। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे भारतीय जेलों में 23 लोग, 100 में से 23 लोग ऐसे हैं जो वाकई अपराधी हैं, लेकिन 77 लोग ऐसे हैं जो अपराधी हैं या नहीं हैं ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी वो सज़ा काट रहे हैं। जेलों पे एक बर्डन के रूप में, जेल पर वो बोझ के रूप में पड़े हुए हैं। उनकी अपनी योग्यता, अपनी कुशलता का जो है कि दमन हो रहा है। ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं। और आगे अगर हम देखेंगे तो कैदियों को रखने की जेलों की क्षमता क्या है। 2021 में एनसीआरबी ने एक आंकड़ा दिया कि पूरे भारत की जेलों में 5,54,000 लगभग लोग बंद हैं, लेकिन भारत में जो क्षमता है वो कितनी, 4,25,000 की। मतलब 4.25 लाख की क्षमता है और 5.5 लाख लोगों को आपने बंद कर रखा है जेलों में, यानी 1,25,000 कैदी लगभग एक्स्ट्रा हैं। तो कहीं ना कहीं वो किसी के ऊपर बर्डन बनेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे 183% की दर है। तो ये जो वृद्धि है इसको कम करना होगा। जमानत मिलने में कठिनाई मिलती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जमानत मिलने में। और जेल के अधिकारी जो पद होते हैं, जेल अधिकारियों के खाली पड़े पद, जैसे जेलर वगैरह के पद आते हैं, ये भी जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यूपी, इन सब में जेल अधिकारियों के लगभग 60% से ज़्यादा पद खाली हैं। अगर इन पदों को भर दिया जाए तो जेल की व्यवस्था में और भी अच्छे सुधार किए जा सकते हैं। और जेलों में अप्राकृतिक मौतें कैसे होती हैं। 2021 के लिए भारतीय कारागार सांख्यिकी के अनुसार 2021 में 185 कैदियों की मौत अप्राकृतिक कारणों से हुई और 150 कैदियों ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली भाई आत्महत्या? कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि उन्हें जेलों में अच्छा व्यवहार, अच्छा सलूक नहीं मिला, अच्छा भोजन नहीं मिला, अच्छे से उनके साथ आचरण नहीं किया गया। माना कि उन्होंने गलती कर दी है, उसकी सज़ा वो प्राप्त कर रहे हैं जेल में जाके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे गलत तरीके से ट्रीट करेंगे। आप उनको रेस्पेक्ट दीजिए। ह्यूमन होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें रेस्पेक्ट कीजिए। भाई गलतियाँ किससे नहीं होती, उन्होंने चाहे जानबूझ के की, चाहे किसी दबाव में आके की, लेकिन उनको रियलाइजेशन है उस चीज़ का, पश्चाताप है, वो उसकी सज़ा काट रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनके साथ जेल में बदसलूकी कर रहे हैं, गलत तरीके से उनसे व्यवहार कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप उनके ह्यूमन होने का भी जो है कि अस्तित्व ख़त्म कर रहे हैं। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि जेलों में सुधार के लिए सुझाव। तो दोस्तों ये जो है कि आपका मेंस ओरिएंटेड टॉपिक चल रहा है यहाँ पे, और यहीं से यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा है 2023 के प्रीलिम्स में, इसी साल के, आप उठा के देख भी सकते हो उसे। उससे पहले हम बात करेंगे कि मॉडल जेल अधिनियम 2023 के अंतर्गत क्या क्या उपबंध हैं जो प्रीलिम्स के लिए सीधे पूछे जा सकते हैं। जैसे अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना। भाई अच्छा आचरण होगा तो जेल में कैदियों के लिए अच्छा व्यवहार होगा, जेलर अच्छे से बात करेंगे, लोगों में सुधार की गुंजाइश बढ़ेगी, कैदियों में जो है कि सुधार देखने को मिलेगा, गुणात्मक सुधार, ताकि वो समाज में दोबारा अपने योगदान को अच्छा कर सके। इसमें एक वर्ड दिया गया है कि कैदियों को पैरोल व फरलों पर रिहा करने तथा सजा में कमी करने के लिए भी प्रावधान है। पैरोल क्या होता है? किसी कैदी को सशर्त रिहा करने की एक प्रणाली है, यानी शर्त के साथ और एक निश्चित समय अवधि की सज़ा को निलंबित कर दिया जाता है। उस समय सज़ा कम नहीं होती। मान लीजिए किसी को 1 साल की सज़ा मिली है और 1 महीने के लिए उसे जो है कि पैरोल पर रख दिया गया है, तो उस 1 महीने को हम 12 महीने की सज़ा यानी 1 साल की सज़ा में काउंट नहीं करेंगे। उस 1 महीने को हम 0 मानेंगे। जब वो 1 महीना कंप्लीट करके आएगा तो फिर उसकी जो पूरी 12 महीने की सज़ा वो उसकी पूरी रहेगी। इतनी बात क्लियर होगी। तो पैरोल में होता है कि भाई आपको शर्त लगा दी जाती है कि आप शहर से बाहर नहीं जा सकते या इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको कहीं बाहर शादी पार्टी फंक्शन अटेंड करना है तो आपको जेल के अधिकारी को सूचित करना होगा। शहर के बाहर अगर आप इलाज कराने भी जा रहे हैं, किसी आवश्यक काम से भी जा रहे हैं, तो भी आपको जेल के अधिकारी को सूचित करना होगा। आप इस शर्त के साथ ही आपको पैरोल दी जाती है। और जबकि लंबी अवधि के कारावास के मामले में कैदी को फरलों पर रिहा किया जाता है। फरलों की अवधि को उसकी सज़ा में कमी के रूप में माना जाता है, यानी कि परिहार। मान लीजिए 12 महीने की सज़ा और आप 3-4 महीने की आपने सज़ा काट ली, फिर आपने 1 महीने के लिए फरलों पे आ गए बाहर, तो उस 1 महीने को भी इसमें काउंट कर लिया जाता है। तो ये था, और उसकी जो है कि फरलों की सज़ा को इसमें काउंट कर लिया जाता है। अब जरा हम देखते हैं इसके बाद आगे
जैसे जमानत एक शब्द होता है, जमानत यानी बेल, तो आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई होती है, यानी पूरी तरीके से उसको रिहा नहीं कर दिया जाता है, बस अस्थायी रिहाई होती है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ कहा जाता है कि भाई आपको जमानत दी गई लेकिन आपको बाहर नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जा सकते हैं। वहीं सुधार और पुनर्वास करना भी, यह भी एक इसमें पॉइंट रखा गया है। क्या सुधार करना है? जैसे कैदियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, यानी गांधीवादी विचार जो कि डीपीएसपी को बढ़ावा दे रहा है कि भाई व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए, और उनका कौशल विकास करना जो कि स्किल इंडिया स्कीम को प्रमोशन दे रहा है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, जब आपसे स्किल इंडिया प्रमोशन पूछा जाए या स्किल इंडिया स्कीम के लिए पूछा जाए कि आप इसको और कैसे बेहतर कर सकते हो, तो आप एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ा स्किल जो हमारा जेलों में बंद है, अब ये मत समझना कि जिस अपराध के लिए वो लोग जेल में आए हैं वही उनका एक स्किल है। मेरा मतलब पॉजिटिव है कि वो जब जेल से रिहा हो तो उस जेल में ही उनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए हों, बहुत स्किल्ड ओरिएंटेड हो, ताकि बाहर आने के बाद वो समाज में सकारात्मक अपना योगदान दे। इसके लिए आप एक अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी 10वीं पास, 10वीं अभी लेटेस्ट आई है 5-6 महीने पहले, आप उसको देखिएगा। अमिताभ बच्चन प्रधान थे, सरपंच थे, अपने गाँव के मुख्यमंत्री भी थे, बाद में बनते हैं। क्या करते हैं वो? जेल में कुर्सी बनाने का काम करते हैं। तो ये एक उनका स्किल है कि बाहर आए तो कम से कम कुर्सी तो बनाए दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, सकारात्मक आपको लेना है इसका स्किल। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए आप जेलों में बंद कैदियों के ऊपर भी विचार कर सकते हैं। ये पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर जो है कि बहुत अट्रैक्ट होगा, बहुत इंप्रेस होगा कि यार आपने एक नया बिंदु बताया, नई चीज़ों को समझा। और महिलाओं और ट्रांसजेंडर, इनके लिए अलग अलग जेल की व्यवस्था होनी चाहिए, पुरुषों के साथ इनको नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और बाकी पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उसको डील नहीं करूँगा। और जेलों में सुधार के लिए क्या सुझाव करना चाहिए, तो 3 सुधार हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसा पहला सुधार क्या है पहला सुधार कि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जेल में बंद व्यक्ति नॉन पर्सन, यानी अस्तित्वहीन, महत्वहीन, अधिकार से रहित या उपेक्षित या भुला दिया गया हो, ऐसा ना बन जाए। यानी जेल में कोई व्यक्ति है और उसे नॉन पर्सन के रूप में मान लिया गया, यानी उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही, ना कोर्ट में, ना समाज में, ना जेल में, ना कहीं पे भी नहीं। उसके अपने अस्तित्व को बनाए रखना जरूरी है। वहीं जेल में बंद व्यक्ति जेल की बाउंड्री के भीतर सभी मानवाधिकारों का हकदार है। उस जेल के भीतर उसके किसी भी मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, और जेल में बंद व्यक्ति की पीड़ा को किसी भी तरीके से और बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। ऑलरेडी वो जो है कि समाज के तानों को झेल रहा है, व्यक्ति पहले से कष्ट झेल रहा है, अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस उसके सामने हैं। उसके बाद आप उसकी पीड़ा को मत बढ़ाइए। जेल में किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य मत करिए जिससे उसकी पीड़ा और बढ़े, उसका कष्ट और बढ़े। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देना है, और जमानत के प्रोविज़न को भी आसान करना है, जिसके लिए सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर जो होता है कोडिफिकेशन, धारा 436A में मृत्युदंड वाले अपराध को छोड़ के, अगर कोई अपराध मृत्युदंड का है जिस पे सज़ा मृत्युदंड मिली, इसको छोड़ के अन्य अपराध में दोषी व्यक्ति को या उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि से आधे की अवधि अगर उसने जेल में बिता ली है तो उसे जमानत पर रिहा कर दीजिए। मान लीजिए 12 साल की आपको सज़ा मिली और 7-8 साल आपने बिता लिए, यानी आधे से अधिक आपने बिता लिए, 6 साल से ऊपर, तो आपको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इससे संबंधित मामले के लिए आप केस लिख सकते हो कि हुसैन और अन्य बनाम भारत संघवाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत का सिद्धांत एक मानदंड है, जबकि जेल में रखना एक अपवाद है। उसका क्या करना चाहिए? कोर्ट को जमानत अर्जियों को शीघ्र से शीघ्र निपटाने का आदेश दिया गया था, हाई कोर्ट वगैरह को, इन सभी को। भारत सरकार ने 1980 में न्यायमूर्ति A.N. मुल्ला समिति, यानी मुल्ला की अध्यक्षता में जेल सुधारों की एक समिति का गठन किया, और इसकी कुछ सिफारिशें थी, जैसे भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा नामक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की जाए। तो यहाँ पर आप कमेटी को भी लिख सकते हो कि मुल्ला समिति जिसको है उसने जेल सुधार के लिए कुछ प्रोविजंस दिए कि भारतीय कारागार और भारतीय सुधार सेवा जो नामक एक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करो, और साथ ही साथ सज़ा समाप्त होने के बाद उनकी देखभाल करो, क्योंकि सज़ा समाप्त होने के बाद, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सज़ा समाप्त होने के बाद उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बड़ा हीन भावना से देखते हैं। उनके परिवार के लोग उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ा क्राइम किया। हो सकता है कि निर्दोष साबित हो गया बाद में, लेकिन जेल जाने के बाद जब व्यक्ति आता है तो समाज के कई ऐसे ठेकेदार होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता है कि वाकई वो दोषी था या निर्दोष था, लेकिन उसके बारे में तरह तरह की बातें बताते हैं। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। पुनर्वास, प्रोबेशन, ये सारी चीज़ें जो है कि करनी चाहिए, और विचाराधीन कैदियों को जेलों में कम से कम समय तक रखा जाना चाहिए, और उन्हें दोषियों से दूर रखा जाना चाहिए जो विचाराधीन कैदी हैं, क्योंकि भाई अभी उनका क्लियर नहीं है। ठीक है,
तो ये वाली सारी बातें थी। और अब हम लोग जो अन्य सुर्खियाँ हैं जो संक्षिप्त हैं, जहाँ से स्पेशली पीसीएस के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस हम लोगों ने 2 जो बड़े बड़े टॉपिक थे उसको डील किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें और कुछ इनोवेटिव या और कुछ सुधार अगर हम कर सकते हैं तो बिल्कुल आपके सुधार हम लोग सजेशन आपके जो है कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं। आप लोग बताइए और डिस्कशन ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोग की कोई भी क्वेरीज हो आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा, मन आपका हो। बस हमें सपोर्ट करते रहिए और हमें अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।